हो जाइए सारे सीएचओ। जीआईटी ड्रग्स शुरू करने वाले हैं अपन। ड्रग्स यूज फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस में आपको पढ़ाऊंगा। अब जो जीआईटी ड्रग्स हैं, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस में जो सीएचओ को आना चाहिए, किसी का पेट खराब होने से संबंधित क्या क्या सीएचओ को जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, कौन कौन सी दवाइयां, अगर किसी के उल्टी दस्त लग रहे हैं, पेट की खराबी है, पेट में मरोड़ी लग रहे हैं, मरोड़ी लग के दस्त आ रहे हैं, ठीक है साहब, कब्ज हो रही है, नहीं आ रही है, ये भी दिक्कत है, आ रही है रुक नहीं रही है, ये भी दिक्कत है, और पेट में दर्द हो रहा है, ये भी दिक्कत है, पेट में अल्सर हो गए, ये भी दिक्कत है, तो यहाँ पर कौन कौन सी दवाइयां काम में आएगी? इमेटिक्स, एंटीमेटिक्स, लग्जेटिव जो कॉन्स्टिपेशन की दवाइयां है, एंटीस्पाज्मोटिक जो पेट दर्द की दवाई है। तो साहब एक सीएचओ को इन दवाइयों की जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। पेट दर्द की गोली, उल्टी की गोली, नहीं आ रही है घोलाने की गोली, ओरल रिहाइड्रेशन, एंटी डायरियल, दस्त की दवाइयां, एंटासिड, एंटी अल्सर ड्रग की, पेप्टिक अल्सर की दवाइयां, एंजाइम्स, किसी को भूख नहीं लग रही है, अपच हो रही है, तो उस अपच के अंदर खाना पचाने के लिए कौन सी दवाइयां देनी है? कहने का मतलब भूख नहीं लग रही है, भूख बढ़ाने वाली दवाई, नहीं आ रही है लाने वाली दवाई, आ रही है नहीं रुक रही है उसे रोकने वाली दवाई, उसके बाद उल्टी आ रही है उसे रोकने वाली दवाई, कुछ अंट संट बसंट खा गया, टॉक्सिक पदार्थ खा गया तो उल्टी लाने वाली दवाई, पेट में दर्द हो रहा है तो उस दर्द को कम करने वाली दवाई। ये सारी दवाइयां हम जीआईटी ड्रग्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जीआईटी ड्रग्स का आज पार्ट फर्स्ट है, तो पार्ट फर्स्ट में जो जो इनमें से संभव हो वो हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस की दवाइयां कवर करेंगे। सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे, लेट्स स्टार्ट इमेटिक्स एंड एंटी इमेटिक्स। तो आज हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं इमेटिक्स एंड एंटी इमेटिक्स। तो इमेटिक्स और एंटी इमेटिक्स के बारे में सबसे पहला आपको पता होना चाहिए, इमेटिक्स एंड एंटी इमेटिक्स। इमेटिक्स इंड्यूस वॉमिटिंग, एंटीमेटिक सप्रेस वॉमिटिंग। उल्टी लाने वाली दवाई इमेटिक, उल्टी बंद करने वाली दवाई एंटीमेटिक। सिंपल आंसर। जो दवा उल्टी लाने के काम आती है उसे इमेटिक कहते हैं, जो दवा उल्टी रोकने के काम आती है उसे एंटी इमेटिक कहते हैं। सबसे पहले तो दिमाग में बिठा लो। बिठाने के बाद अब अगर अपन सीधे सीधे शब्दों में अगर अपन इसको समझना चाहें कि ये उल्टी लाने वाली रोकने वाली दवाई क्या करती होगी, तो बहुत सिंपल सिंपल बताता हूं आपको। आज इतना सिंपल लॉजिकल बताता हूं कि आप बहुत सीधे सीधे शब्दों में याद रख सकते हैं। आपके ब्रेन में एक जगह होती है CTZ। क्या जगह होती है? CTZ, कीमो ट्रिगर जोन। CTZ क्या होती है? CTZ। इस जगह का संबंध होता है वोमिटिंग सेंटर से। कहां से संबंध होता है? वोमिटिंग सेंटर से। इस जगह पर रिसेप्टर होते हैं 5-HT3, D2, ओपोइड, M1 और एंड H1। ये सारे रिसेप्टर CTZ पर पाए जाते हैं। और जब जब CTZ स्टिमुलेट होता है, जब जब ये रिसेप्टर का आप क्या देते हो? एगोनिस्ट। क्या देते हो? एगोनिस्ट। मतलब येन केन प्रकारेण जब जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, कहने का मतलब कोई भी बॉडी के अंदर ऐसी एक्टिविटी होगी जब जब ये केमिकल जो इन रिसेप्टर को चलाते हैं वो बॉडी में लिबरेट होंगे, या बाहर से कोई ऐसी दवाई दोगे जो M1 को, 5-HT3 को, D2 को, ओपोइड को और H1 को चलाएगा, तब तब वो सारे के सारे कौन से हिस्से को ब्रेन के? CTZ को स्टिमुलेट कर देंगे, जिससे वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा, जिससे आपको वोमिटिंग आएगी। तो सीधे सीधे शब्दों में जितने भी इन रिसेप्टर के क्या हैं? एगोनिस्ट। क्या हैं? एगोनिस्ट। वो सब के सब एगोनिस्ट क्या करेंगे? वो सब के सब एगोनिस्ट इस प्रक्रिया को बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे कहने का मतलब क्या लाएंगे? वॉमिटिंग। और जितने भी इन रिसेप्टर के क्या होंगे? एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट होंगे। वो क्या करेंगे? यहां पर काम करते हुए क्या करेंगे? इस प्रक्रिया को घटा देंगे, करने का मतलब सप्रेस वॉमिटिंग। आज के बाद याद रखना, जब जब CTZ स्टिमुलेट होगा तब तब आपको वोमिटिंग आएगी। कीमो ट्रिगर जोन, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये आपके मेडुला ऑब्लागेटा के यहाँ सिचुएटेड है ब्रेन में। जब जब ये स्टिमुलेट होता है तब तब वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है और तब तब आपको वोमिटिंग आती है। और इस कीमो ट्रिगर जोन पर M1, 5-HT3, D2, ओपोइड और H1 रिसेप्टर मौजूद होते हैं। और जब जब ये रिसेप्टर चालू होंगे उल्टी चालू हो जाएगी, जब जब रिसेप्टर बंद होंगे उल्टी बंद हो जाएगी। जब जब M1, 5-HT3, D2, ओपोइड, H1 चलेगा, CTZ चलेगा, CTZ चलेगा तो वोमिटिंग आएगी। जब जब M1, 5-HT3, D2, ओपोइड, H1 बंद होगा, CTZ बंद होगा तो वोमिटिंग बंद होगी। चालू करने वाले का काम, चालू करने वाला कौन है? एगोनिस्ट। बंद करने वाला कौन है? एंटागोनिस्ट। ये चालू तो उल्टी चालू, ये बंद तो उल्टी बंद। तो इन रिसेप्टर के एगोनिस्ट तो होंगे इमेटिक, इन रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट होंगे एंटी इमेटिक। ये बात आपको याद रखनी है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, क्या इमेटिक होगा और क्या एंटी इमेटिक होगा। तो अब सीधे सीधे शब्दों में आज के बाद याद रखना है, M1, 5-HT3, D2, ओपोइड, H1 को इनके एंटागोनिस्ट देने से बंद कर देंगे, CTZ शांत हो जाएगा, वोमिटिंग सेंटर शांत होगा, वोमिटिंग क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ये बात आपको याद रखना है। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो सीधा सीधा अगर सीधे शब्दों में देखें तो इमेटिक ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू इंड्यूस वोमिटिंग। ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू इंड्यूस वोमिटिंग, ये आपको याद रखना है। वो दवाइयां जो उल्टी लाने के काम में आती है उन्हें हम इमेटिक्स कहते हैं। और दो के अलावा तीसरा नाम नहीं बताऊंगा, केवल दो ही नाम याद रखने हैं आपको जिंदगी भर। एक तो नाम याद रखना है आइपे के कुनहा, लिख लीजिएगा, आइपे के कुनहा, आइपे के कुनहा। इस आइपे के कुनहा की सिरप आती है। क्या आती है? सिरप आती है। ये सिरप
अडल्ट को और बच्चों को दोनों को दी जाती है। अडल्ट को और चिल्ड्रन को, अडल्ट को 15 से 30 ml और चिल्ड्रन को 5 से 10 ml। आइपेकेकुना एक दवा है जो क्या करती है, स्टिमुलेट वीसी वोमिटिंग सेंटर या सीटीजेड, आप तो याद रख लीजिएगा सीटीजेड कीमो ट्रिगर जोन, और क्या आ जाएगी साहब, वोमिटिंग। जिंदगी भर याद रखिएगा, आइपेकेकुना की सिरप आती है और सिरप आती है तो ये स्टिमुलेट करके सीटीजेड को वोमिटिंग लाती है। बच्चों को 5 से 10 देते हैं, अडल्ट को 15 से 30 ml देते हैं। याद रख लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा इसको, बिल्कुल किसको, आइपेकेकुना को। और दूसरी दवाई जो इमेटिक के रूप में आपको याद रखनी है, दूसरी दवा का नाम है एपोमॉर्फिन। एपोमॉर्फिन ये D2 एगोनिस्ट है, पहले तो ये क्लियर कर लो। और 6 mg का इंजेक्शन आता है, और जो सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर लगता है, सबक्यूटेनियस या क्या लगता है, इंट्रामस्कुलर। और ये स्टिमुलेट करता है, ये भी सीटीजेड को स्टिमुलेट करता है, किसको, सीटीजेड को। और इससे क्या आ जाती है, वोमिटिंग। और मजे की बात, विद इन 5 मिनट, याद रखिएगा विद इन 5 मिनट। कितनी देर में वोमिटिंग ले आता है, 5 मिनट में। तो अगर 5 मिनट में वोमिटिंग लानी है तो आप एपोमॉर्फिन दे सकते हो। 6 mg का इंजेक्शन आता है, सबक्यूटेनियस या IM दे सकते हैं, और 5 मिनट के अंदर ये उल्टी ले आता है एपोमॉर्फिन। अब यहाँ पर एक शानदार क्वेश्चन बनता है, इस एपोमॉर्फिन की ओवरडोज हो जाए तो इसका एंटीडोट क्या है, बताओ बताओ बताओ। एपोमॉर्फिन का एंटीडोट बताओ, आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन टू यू। एपोमॉर्फिन का एंटीडोट बताओ, फटाफट मैं आगे बढ़ूंगा। एपोमॉर्फिन D2 एगोनिस्ट होता है, 6 mg का इंजेक्शन आता है, सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, ये स्टिमुलेट करता है सीटीजेड को, वोमिटिंग लाता है, 5 मिनट के अंदर लाता है। फटाफट बताओ बच्चों, एपोमॉर्फिन का एंटीडोट क्या है, गिव मी द आंसर। एपोमॉर्फिन का एंटीडोट क्या है, अगर एपोमॉर्फिन की ओवरडोज हो जाए, गलती से ज्यादा चला जाए तो क्या दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, फटाफट बताओ 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 बताओ। एपोमॉर्फिन नाम की इमेटिक का एंटीडोट, वेरी गुड रोशनी, बहुत अच्छे बेटा। प्रोकोलेप्रेजिन, अनिल पंत बहुत बढ़िया, प्रोकोलेप्रेजिन शानदार शानदार मेरे CHO, बहुत जोरदार, तुम जबरदस्त रंग जमाओगे, जिस PSC पे जाओगे तुम नाम कमाओगे, जोरदार। इसका एंटीडोट है प्रोक्लोपरेजिन, प्रोक्लोपरेजिन स्टेमेटिल के नाम से आता है, बहुत शानदार शानदार। ऑन्डेंसेट्रो नहीं बेटा, स्टेमेटिल प्रोक्लोपरेजिन। एपोमॉर्फिन की ओवरडोज होने पर उसका एंटीडोट क्या दिया जाता है, प्रोक्लोपरेजिन, रट लीजिएगा इसको, रट लीजिएगा इसको, शानदार मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डोम्पेरिडोन नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रोक्लोपरेजिन, प्रोक्लोपरेजिन। नेलेक्सोन बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मॉर्फिन नहीं बेटा, ये एपोमॉर्फिन है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रोक्लोपरेजिन, प्रोक्लोपरेजिन, रह जाएगा याद, बहुत ही शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। अब इमेटिक्स के यूज कहाँ यूज किया जाएगा, इमेटिक्स के यूजेस की अगर अपन बात करें तो साहब, इंडक्शन ऑफ वोमिटिंग व्हेन अनडिजायरेबल और टॉक्सिक सब्सटेंस इंजेस्टेड, इंडक्शन ऑफ वोमिटिंग व्हेन अनडिजायरेबल और टॉक्सिक सब्सटेंस इंजेस्टेड। ऐसा नहीं है ज्यादा खाना खा लिया हो, जिम ने जाना हो और आपको उल्टी करनी हो कि भाई भैया पेट भर गया मेरा और इसको खा के उल्टी कर दो फिर जिम में चला जाऊं, बिल्कुल गलत। इंडक्शन ऑफ वोमिटिंग व्हेन अनडिजायरेबल और लिख के ऑब्लिक करो, ऑब्लिक टॉक्सिक सब्सटेंस इंजेस्टेड। इंडक्शन ऑफ वोमिटिंग व्हेन अनडिजायरेबल ऑब्लिक टॉक्सिक सब्सटेंस इंजेस्टेड। आपके शरीर में ऐसा कोई पदार्थ चला गया जो आपको नुकसान पहुंचा सकता था, अनडिजायरेबल सब्सटेंस था वो चला गया, या कोई जहरीला पदार्थ चला गया जो आपको नुकसान पहुंचा सकता था, उसको बाहर निकालने के लिए। देखिए बेटा, पढ़ोगे नहीं तो नौकरी लगोगे नहीं, नौकरी लग भी गई दवाई नहीं आओगी तो क्या खा लिखोगे, क्या खा के इलाज करोगे। तो ध्यान से पढ़ना, नौकरी लगने के लिए मत पढ़ना, इलाज भी तो तुम्हें करना है। छोटे डॉक्टर जो तुम बनने वाले हो, तो मेरे जितने भी छोटे डॉक्टर हैं बिल्कुल सारी चीजें तैयार कर लें। तो इमेटिक्स कब दिए जाते हैं, जब वोमिटिंग कब कराई जाती है, जब अनडिजायरेबल टॉक्सिक सब्सटेंस क्या हो गए, इंजेस्टेड। कब नहीं देना है, कब नहीं देना है, कब नहीं देना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इमेटिक्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इमेटिक्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इमेटिक्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इमेटिक्स की अपन बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इमेटिक्स की अपन बात करें तो कब नहीं देना है, याद रखना है जिंदगी भर जो मैं बता रहा हूं। CNS स्टिमुलेंट, CNS स्टिमुलेंट की अगर पॉइजनिंग है तो उसमें अगर आप दे दोगे इफ यूज छोटी सी दिक्कत आएगी, कन्वर्जन, कन्वर्जन। तो CNS स्टिमुलेंट की पॉइजनिंग में भूल के भी नहीं देना है, अगर आपने यूज किया तो छोटी सी दिक्कत आने वाली है, कन्वर्जन। उसके बाद कब नहीं देना है, मॉर्फिन पॉइजनिंग, मॉर्फिन पॉइजनिंग में क्यों नहीं देना है, याद रखना है इनइफेक्टिव, ये कारगर नहीं है, वहां पर कारगर नहीं है। और सबसे बड़ा तो सिंपली याद रख लो आप, अनकॉन्शियस, कब नहीं दोगे, अनकॉन्शियस में नहीं दोगे। क्यों, आप सबको पता है एस्पायरेशन, किसका खतरा है, एस्पायरेशन का। कब नहीं दोगे, कब नहीं दोगे, अगर कोई व्यक्ति कोरोजिव मटेरियल, कौन सा मटेरियल, कोरोजिव मटेरियल, जैसे कि एसिड बेस, आप सबको पता है कोरोजिव मटेरियल, एसिड पी गया या बेस पी गया,
ऐसा मटेरियल जो आपके म्यूकोसा को डैमेज करता है, एसिड या बेस, अगर वो पी गया तो हम कभी भी इमेटिक नहीं करेंगे। आपको पता है फर्दर डैमेज हो सकता है। क्या हो सकता है? फर्दर डैमेज। तो आप कभी भी यहाँ पर इमेटिक नहीं देंगे तो क्या होगा? फर्दर डैमेज। मैं ब्रैकेट में वो चीज़ें लिख रहा हूँ जिनकी वजह से हम नहीं देंगे। हम सीरम स्टिमुलेंट के साथ नहीं देंगे, कन्वर्जन हो सकते हैं। मॉर्फिन पॉइजनिंग में नहीं देंगे क्योंकि वहाँ कारगर नहीं है। अनकॉन्शियस को नहीं देंगे, एस्पायरेशन हो सकता है। कोरोजिव मटेरियल, एसिड बेस अगर कोई पी गया है तो वहाँ नहीं देंगे, फर्दर डैमेज हो जाएगा। वहाँ पर आप न्यूट्रलाइज करोगे, गैस्ट्रिक लावास करोगे। और केरोसिन पॉइजनिंग में नहीं दोगे, क्योंकि केरोसिन पॉइजनिंग में क्यों नहीं दोगे? क्योंकि वहाँ पर भी एस्पायरेशन का खतरा है। केरोसिन पॉइजनिंग में भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पर क्या हो सकता है? एस्पायरेशन। इवन केरोसिन पॉइजनिंग में तो गैस्ट्रिक लावाज भी नहीं किया जाता। आपको पता है वहां पर क्या यूज किया जाता है? चारकोल। क्लियर है? तो ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशन है इमेटिक्स के। सब किसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है? इमेटिक्स के। तो याद रहेगा, इट्स ऑल अबाउट अमित कुमार। बेटा अगर जिंदगी भर ऐसी चीजें करते रहे तो कैसे भी कुछ भी हो जाए बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, आंदोलन वगैरह ये सारी चीज़ों के लिए जिंदगी भर समय आपके पास। ये जो टाइम है बेटा, ये प्लेटफॉर्म है, ये पढ़ाई लिखाई का प्लेटफॉर्म है। तो बेटा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। और आपको हम केवल पढ़ा सकते हैं, हमारा कार्य पढ़ाना है। तो बेटा हम पढ़ाई की बात कर सकते हैं, तो हमारा फोकस पढ़ाने पे है। तो बेटर होगा बेटा आप भी पढ़ने पे फोकस करें। तो साहब ये इमेटिक्स की जानकारी थी। दो ही बातें याद रखनी है। इमेटिक्स में दो दवाइयां हैं, एक तो आइपेकेकुना है, दूसरी दवा एपोमॉर्फिन है। एक की सिरप है, एक का इंजेक्शन है। एक को 15 मिनट लगते हैं, एक को 5 मिनट लगते हैं। इसको 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट में इससे उल्टी आती है और इससे 5 मिनट के अंदर अंदर उल्टी आ जाती है। और इंडक्शन ऑफ वोमिटिंग कब कराते हैं? जब अनडिजायरेबल टॉक्सिक सब्सटेंस इंजेस्ट होते हैं। और कब नहीं देते हैं? सीएन स्टिमुलेंट, मॉर्फिन पॉइजनिंग, अनकॉन्शियस केरोसिन पॉइजनिंग और कोरोसिव मटेरियल में नहीं देते हैं। तो ये इमेटिक्स की जानकारी थी। अब अगली जानकारी आती है एंटी इमेटिक्स की। एंटी इमेटिक्स आपको पता होना चाहिए। एंटी इमेटिक्स क्या होते हैं? ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू सप्रेस वोमिटिंग। ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू सप्रेस वोमिटिंग। वो दवाइयाँ जो किसको सप्रेस करने के काम में आती है? वोमिटिंग को। वो दवाइयाँ जो किसको सप्रेस करने के काम में आती है? वोमिटिंग को। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें एंटी इमेटिक्स बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एंटी इमेटिक्स जितने भी सीटीजेड पे रिसेप्टर थे, उन रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट ही एंटी इमेटिक होते हैं। और कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो एंटी इमेटिक के तौर पे यूज हो सकती है, कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, मैं आपको बता चुका हूँ। एंटी इमेटिक्स का मतलब है ये जो रिसेप्टर हैं M1, 5HT3, D2, ओपोइड और H1, इनके जो एंटागोनिस्ट हैं वो सीटीजेड को शांत करेंगे, वोमिटिंग सेंटर शांत होगा, वोमिटिंग बंद हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो एंटी इमेटिक्स हैं इसके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो? एंटी इमेटिक्स के अंदर आप ए एंटी कोलिनर्जिक, बी H1 ब्लॉकर, सी 5HT3 एंटागोनिस्ट, डी गैस्ट्रोकाइनेटिक, ई
न्यूरोलेप्टिक, ये दवाइयां मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। एंटीकोलिनर्जिक पढ़ाने वाला हूं, H1 ब्लॉकर पढ़ाने वाला हूं, 5T3 एंटागोनिस्ट पढ़ाने वाला हूं, गैस्ट्रोकाइनेटिक पढ़ाने वाला हूं, न्यूरोलेप्टिक पढ़ाने वाला हूं। तो इन दवाइयों की जानकारी जो एंटीमेटिक के तौर पे काम में आती है वो मैं आपको एंटीमेटिक के चैप्टर में देने वाला हूं। और एंटीमेटिक कहाँ काम में आती है? ये वो दवाइयां हैं जो वोमिटिंग को सप्रेस करने के काम में आती है। बिल्कुल बिल्कुल एंटीकोलिनर्जिक, हायोसिन, डायसाइक्लोमिन, बिल्कुल बिल्कुल शानदार शानदार। तो सबसे पहले जो जानकारी आपकी वो दुरुस्त कर दूं, एंटीकोलिनर्जिक के तौर पर केवल एक ही दवाई याद रखनी है आपको, हायोसिन। हायोसिन 0.2 से 0.4 mg ओरल, IM दोनों रूट से दे सकते हैं। और इसका पेच भी आता है। क्या भी आता है? पेच भी आता है हायोसिन का। और एग्जाम का क्वेश्चन, ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी? मोशन सिकनेस की, मोशन सिकनेस की ड्रग ऑफ चॉइस। और कौन सा जगह पर काम करने की वजह से ये दवा मोशन सिकनेस में काम में आती है, ये आपको पता होना चाहिए। M1 ब्लॉकर की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? M1 ब्लॉकर की तरह। कहां पर? ये आपके ब्रेन में काम में करती है या इनर ईयर में काम में करती है? बोला इनर ईयर में काम में करती है। और डिप्रेस करती है वेस्टिबुलार एक्साइटेशन, याद रखिएगा, वेस्टिबुलार एक्साइटेशन। M1 जो पाथवे है आप समझ लीजिएगा, यूं समझ लीजिएगा, मोशन की वजह से जो वोमिटिंग आती है उस मोशन की जैसे वोमिटिंग में संबंध है इनर ईयर और सेरिबेलम का। जब भी मोशन को आपका ब्रेन एबनॉर्मल मोशन के तौर पे लेता है तो इनर ईयर में आपका जो वेस्टिबुला है, जो आपके शरीर की जानकारी आपके ब्रेन को दे रहा होता है, तो जब वो इरिटेट होता है तो सेरिबेलम वोमिटिंग सेंटर को सूचना देते हुए आपको उल्टी लाता है। आपका ये हायोसिन क्या करेगा? वेस्टिबुला को शांत कर देगा। वेस्टिबुला शांत रहेगा तो सेरिबेलम तक मूवमेंट की इरिटेटिव सूचना नहीं जाएगी। इरिटेटिव सूचना नहीं जाएगी तो आपको वोमिटिंग नहीं आएगी। इतना सा इसका काम है। ये मोशन सिकनेस की ड्रग ऑफ चॉइस है। और एंटी मोशन सिकनेस इफेक्ट है इसका। कौन सा इफेक्ट है? एंटी मोशन सिकनेस। एंटी मोशन सिकनेस इफेक्ट होने के कारण यह दवा मोशन सिकनेस की ड्रग ऑफ चॉइस है। हायोसिन के बारे में याद रखिएगा, इसका पेच भी आता है, गोली भी आती है और इंजेक्शन भी आता है। इसके बाद अगली कैटेगरी पे चलें। एंटीकोलिनर्जिक के बाद H1 ब्लॉकर। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग दवाइयां हैं। H1 ब्लॉकर की अपन बात करें तो उन्हें हम एंटीहिस्टामिनिक भी कहते हैं। एंटीहिस्टामिनिक की बात करूं तो ये दवाइयां सेफर एंड प्रेफर फॉर लॉन्ग टर्म यूज, याद रख लीजिएगा, सेफर एंड प्रेफर फॉर लॉन्ग टर्म यूज। ये दवाइयां सेफ है और पसंद की जाती है कौन से यूज के लिए? लॉन्ग टर्म यूज के लिए। बिल्कुल बस्कोपान के नाम से बाजार में आता है। बिल्कुल बिल्कुल एंटी मोशन सिकनेस इफेक्ट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। CHO की प्रश्न चल रही है नीट की। बेटा दवाइयां लिखनी है वहां जाकर, अंडे नहीं देने बेटे बेटे। नॉलेज होनी चाहिए आपको, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए आपको, बिल्कुल। और हम तो नॉलेज की बात करेंगे बेटा, हमें टाइम पास नहीं आता। तो यहाँ पर जो दवाइयाँ, मैं कुछ दवाइयों के नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहली दवा H1 ब्लॉकर के तौर पर जो लिख रहा हूँ मैं, प्रोमिथाजीन। प्रोमिथाजीन ये 10 से 25 mg के बीच यूज करते हैं। और इसकी एक ही बात याद रखनी है, इसमें सेडेटिव इफेक्ट है। तो जिसको भी दे रहे हो उसको एज ए नर्स समझा देना, भाई ये तू गोली तो खा रहा है पर इस गोली से तेरे को सुस्ती आएगी, नींद आएगी, बता देना। प्रोमिथाजीन, फिनार्गन, एवोमाइन, एवोमाइन के नाम से बाजार में बिकती है एवोमाइन। तो जिसको भी आप एवोमाइन लिखोगे बता देना कि इस गोली से सुस्ती आती है, नींद सी आती है। पर आपको बता दूं ये बहुत अच्छी दवा है, ये भी भैया बहुत अच्छी दवा है मोशन सिकनेस की।
किसकी बहुत अच्छी दवा मानी जाती है? मोशन सिकनेस की। तो मोशन सिकनेस में क्या प्रोमिथाजीन एवोमाइन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। 10 से 25 mg फिनार्गन के नाम से एवोमाइन के नाम से आती है, सेडेटिव इफेक्ट है, इस गोली से नींद आती है, ये भी मोशन सिकनेस की बहुत अच्छी दवा है। कौन? प्रोमिथाजीन। याद रखना है किसकी बहुत अच्छी दवा है? बिल्कुल बिल्कुल, किताबों में हायोसिन लिखा है पर हकीकत में उसकी जगह प्रोमिथाजीन ज़्यादा यूज होता है, एवोमाइन ज़्यादा यूज होता है मोशन सिकनेस में। अगर कोई पहाड़ों में घूमने जाता है, बस में घूमने जाता है, उल्टी आती है तो ये दवाई खा सकता है, पर ये याद रखना है गाड़ी चलाने वाले को नहीं खानी है। ये उसको खानी है जो खा के सोए और जिसको उल्टी से दिक्कत हो, सोने से दिक्कत ना हो। ये याद रखना है। गाड़ी चलाने वाले को छोड़ के सबको दे देना, गाड़ी चलाने वाले को मत देना, वरना उसके बाद उल्टी की दवाई खाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या H1 ब्लॉकर में प्रोमिथाजीन के अलावा और भी कोई दवाई आती है? बिल्कुल आती है। प्रोमिथाजीन के बाद अगर अपन बात करें सिनारिजिन, सिनारिजिन 25 से 75 mg सिनारिजिन, वो H1 ब्लॉकर है जो एंटी वर्टिगो, चक्कर की दवाई, एंटी वर्टिगो एंड मोशन सिकनेस दोनों में काम करती है। शानदार, याद रखिएगा सिनारिजिन। अगर आपके पास कोई मरीज आता है, डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आते हैं, आप डॉक्टर साहब ही बनोगे उधर जाके, तो एंटी वर्टिगो के तौर पे याद रखिएगा सिनारिजिन। कौन सी दवाई है? सिनारिजिन। एंटी वर्टिगो दवाई नहीं है, कहे? बिल्कुल है। कौन है? सिनारिजिन। मोशन सिकनेस में भी काम आती है, एंटी वर्टिगो भी है। कौन सी? सिनारिजिन। कौन सी? सिनारिजिन। रह जाएगा याद, सिनारिजिन। सिनारिजिन H1 ब्लॉकर है, बिल्कुल है H1 ब्लॉकर, और H1 ब्लॉकर ऐसा H1 ब्लॉकर जो एंटी वर्टिगो प्लस मोशन सिकनेस है। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे मैक्लीजीन, किसी ने नाम सुना हो तो, मैक्लीजीन, 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 साइक्लीजीन, ये काम आती है सी सिकनेस में। सी सिकनेस में अगर कोई समंदर में गया है, घूमने गया है, जहाज में गया है, तो जहाज में कई बार बैठने के बाद, समंदर में जाने के बाद उल्टी सी आती है, जी मिचलाता है, तो वहां पर कौन सा एंटीमेटिक दिया जाता है? मैक्लीजीन, MECLIZINE, मैक्लीजीन और साइक्लीजीन। बिल्कुल बिल्कुल, ये सी सिकनेस में काम में आती है, बिल्कुल। उसके बाद और आपसे कोई पूछे कौन सी? डॉक्सिलामाइन, डॉक्सिलामाइन, ये भी H1 ब्लॉकर है, ये भी H1 ब्लॉकर है। ये किसके साथ? पायरिडॉक्सिन के साथ, पायरिडॉक्सिन के साथ। ये विटामिन B6 है। ये कहां पर दी जाती है? दोनों की दोनों। ये मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस। आप सबको पता है जब आप सुबह सुबह उठते हो आपको जो दिक्कत होती है उसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं? बिल्कुल गलत। सुबह उठने की दिक्कत को मॉर्निंग सिकनेस नहीं कहते हैं। प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी में जो वोमिटिंग होती है सुबह सुबह, दैट इज कॉल्ड मॉर्निंग सिकनेस। सुबह उठने की दिक्कत को मॉर्निंग सिकनेस नहीं कहते हैं। मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी में होती है। सुबह सुबह जो उल्टियां आती है गर्भवती महिला को, कई बार तो लोग इसे खुशखबरी का साइन समझते हैं। तो डॉक्सिलामाइन पायरिडॉक्सिन का कॉम्बिनेशन यूज होता है। तो कौन सा H1 ब्लॉकर प्रेगनेंसी में यूज होता है? डॉक्सिलामाइन। किसके साथ? कौन से विटामिन के साथ? पायरिडॉक्सिन के साथ। ये बाजार में डॉक्सीनेट, डॉक्सीनेट याद रख लीजिएगा, डॉक्सीनेट के नाम से बिकता है। बाजार में किस नाम से बिकता है? डॉक्सीनेट के नाम से बिकता है। तो डॉक्सीनेट के नाम से बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है डॉक्सीनेट के नाम से, डॉक्सिलामाइन प्लस पायरिडॉक्सिन मॉर्निंग सिकनेस में। तो ये सारे के सारे H1 ब्लॉकर मैंने आपको बताए। H1 ब्लॉकर में देख लीजिएगा कितनी सारी दवाइयां बताई है मैंने। प्रोमिथाजीन बताया है, सिनारिजीन बताया है, आपको मैक्लीजीन साइक्लीजीन बताया है, और डॉक्सिलामाइन बताया है। ये सब क्या हैं? ये सब के सब H1 ब्लॉकर हैं जो किसके रूप में काम में आते हैं? ये सब के सब आपके एंटीमेटिक के तौर पे काम में आते हैं। सेफर हैं, प्रेफर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए दिए जा सकते हैं। अब अगर अगली कैटेगरी की बात करें जो आज की तारीख में बहुत ही जबरदस्त कैटेगरी है, एंटी इमेटिक। एंटी इमेटिक, एंटी इमेटिक की जो कैटेगरी है, सॉरी मैं कैटेगरी का नाम लिख देता हूं, 5-HT3 एंटागोनिस्ट, जो सबसे फेमस दवाई है, आप सब उसका नाम अच्छे ढंग से जानते हैं, ऑन्डेनसेट्रॉन, ऑन्डेनसेट्रॉन। 4 mg पर 2 ml का इंजेक्शन नहीं आता है क्या? सबको पता है।
8 mg पर 4 ml का इंजेक्शन नहीं आता क्या? सबको पता है। आईवी लगाना पसंद करते हैं, सबको पता है, सबको पता है। क्या टेबलेट नहीं आती क्या? बिल्कुल आती है। इसकी टेबलेट भी आती है, इसकी ड्रॉप भी आती है, इसकी सिरप भी आती है, सारी की सारी इसकी ऑन्डाइनसेट्रोन की प्रिपरेशन मौजूद नहीं है। ये 5HT3 को ब्लॉक करता है। ब्लॉक करने की वजह से ये स्पेशली यूज होता है कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग। कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग के अंदर ये काम में आता है। बहुत ही अच्छी दवा है ऑन्डाइनसेट्रोन। बाजार में आपको एमसेट, सबको पता है एमसेट, सबसे बड़ा ब्रांड इसका जॉफर, जॉफर के नाम से बिकती है, एमसेट के नाम से बिकती है। बिल्कुल एमसेट और जॉफर के नाम से ऑन्डाइनसेट्रोन आता है। इससे क्या हो सकता है? इससे आपको याद रखना है, ऑन्डाइनसेट्रोन से लूज स्टूल हो सकता है, ऑन्डाइनसेट्रोन से लूज स्टूल हो सकता है। बाकी कोई खास ज्यादा ये प्रॉब्लम नहीं करता है ऑन्डाइनसेट्रोन। तो ऑन्डाइनसेट्रोन एक 5T3 एंटागोनिस्ट है। आज की तारीख में उल्टी की दवाई में सबसे पसंदीदा दवा है। 4 mg पर 2 ml का इंजेक्शन है, आईवी लगता है। 8 mg पर 4 ml का इंजेक्शन है, आईवी लगता है। कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग में इसका कोई मुकाबला नहीं है। किसका? बिल्कुल 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 ऑन्डाइनसेट्रोन का। इसका टेबलेट भी आता है, माउथ डिजोल्विंग ड्रॉप भी आता है बच्चों के लिए, सिरप भी आता है। किसका? ऑन्डाइनसेट्रोन का। सारी की सारी प्रिपरेशन ऑन्डाइनसेट्रोन की अवेलेबल है, बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब उसके बाद बात करें आगे, क्या कोई और कैटेगरी भी आती है? बिल्कुल आती है। एक कैटेगरी है, पुरानी कैटेगरी है, बहुत अच्छी कैटेगरी है, गैस्ट्रोकाइनेटिक। कौन सा काइनेटिक? गैस्ट्रोकाइनेटिक। गैस्ट्रोकाइनेटिक की अपन बात करें तो गैस्ट्रोकाइनेटिक में जो दवा आती है एमसीपी, जिसे दुनिया बोलती है मेटोक्लोप्रेमाइड। पूरा ही नाम लिखता हूं, मेटोक्लोप्रेमाइड। नाम सुना हो तो आपने, मेटोक्लोप्रेमाइड। मेटोक्लोप्रेमाइड नाम की दवा की खास बात है, ये रेगलान के नाम से बिकती है बाजार में, बहुत फेमस ब्रांड है। इसका टैबलेट और इंजेक्शन दोनों आते हैं, टैबलेट भी आता है, इंजेक्शन भी आता है, और 10 mg में आता है। और बता दूं आपको, ये D2 ब्लॉकर प्लस 5HT3 एंटागोनिस्ट प्लस, याद रख लीजिएगा आज, 5HT4 एगोनिस्ट होता है। ये D2 ब्लॉकर भी होता है, 5HT3 एंटागोनिस्ट भी होता है, और 5HT4 एगोनिस्ट भी होता है। इसकी खास बात क्या है? ये केवल और केवल सप्रेस वोमिटिंग ही नहीं करता है, साथ के साथ इसकी एक और खास बात है, ये स्पीडन गैस्ट्रिक एम्पटाइंग, स्पीडन गैस्ट्रिक एम्पटाइंग, ये याद कर लीजिएगा, पेट को जल्दी से खाली करने वाला दवा है। ये गैस्ट्रोकाइनेटिक स्पीडन गैस्ट्रिक एम्पटाइंग करते हैं। ये गैस्ट्रिक हरिंग, पेट में तेजी लाने वाली दवा है। इसको देने के बाद पेट तेजी से खाली होता है। तो ये सप्रेस वोमिटिंग तो करता ही है, स्पीड एंड गैस्ट्रिक एम्पटाइंग भी करता है। ये D2 रिसेप्टर के साथ साथ 5HT3 का एंटागोनिस्ट है, 5HT4 का एगोनिस्ट है। आपको इतना याद नहीं रहे तो इतना याद रख लीजिएगा, ये वोमिटिंग ही सप्रेस नहीं करता है, ये पेट को तेजी से खाली भी करता है। पेट को तेजी से खाली करने की वजह से, पेट को खाली करने की वजह से ये आपके एब्डोमन डिस्टेंशन, एब्डोमन डिस्टेंशन, आफरा, गैस की बहुत अच्छी दवाई है। उसके बाद गर्ड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की बहुत अच्छी दवा है, पेट को तेजी से खाली करने की वजह से। और इतना ही नहीं, ये हाई कफ में भी यूज होती है, हिचकी में भी यूज होती है। तो आपका एमसीपी इमेटिक ही नहीं है, ये इमेटिक के साथ साथ, सॉरी एंटी इमेटिक के साथ साथ ये आपका हाई कफ में यूज होता है। ये आपका पेट को तेजी से खाली करने की वजह से एब्डोमेन डिस्टेंशन में यूज होता है, मतलब गैस में, आफरा में, आफरा या जो गैस बनता है वहां बहुत अच्छी दवा है एमसीपी। रेगलान के नाम से, पेरिनोम के नाम से आती है। गर्ड में, गेस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में भी काम में आता है। बिल्कुल बिल्कुल उल्टा में सुल्टा, बिल्कुल साहिल वर्मा, बिल्कुल बिल्कुल एलियस इनकी स्टोन। हाँ, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता, इतना डीप में नहीं जाना चाहता जो आपको क्लास में, बिल्कुल 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 वो इतना डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। बिल्कुल। अब इसके बारे में जो आपको एडवर्स इफेक्ट याद रखना है एमसीपी के बारे में, दो तीन विशेष बातें याद रखनी है। अगर आदमी को दिया, लुगाई को दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? मेल में ये गायनेकोमेस्टिया, मेल में ये गायनेकोमेस्टिया, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, और फीमेल में ये गैलेक्टोरिया, गैलेक्टोरिया, विदाउट सकिंग ही ब्रेस्ट से मिल्क बाहर आएगा। मेल में ये गायनेकोमेस्टिया और फीमेल में ये गैलेक्टोरिया, गैलेक्टोरिया, विदाउट सकिंग ही ब्रेस्ट से मिल्क बाहर आएगा। और ये सब नॉट यूज इन, या नॉट, या सीधा लिखो अवॉइड इन चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर, बिलो 10 ईयर।
याद रख लीजिएगा, स्पेशली इन गर्ल्स। ये 10 साल से छोटे बच्चों में देना नहीं है, बचना है। एमसीपी 10 साल से छोटे बच्चों में नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? रिस्क ऑफ ईपीडी, रिस्क ऑफ ईपीडी, इससे रिस्क ऑफ ईपीडी, एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंसेस की दिक्कत होने की बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, बिल्कुल है। वो भी कौन सी? एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया, एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया, मसल डिस्टोनिया, गर्दन अकड़ जाना, जबड़े बिछ जाना और अजीब सी शक्ल बना लेना, ग्रिमिसिंग, अजीब सी शक्ल बना लेना, जबड़े बंद हो जाना, गर्दन का एक तरफ मुड़ जाना, क्लियर है, जीभ का दांतों के बीच में दबा लेना, टंग थ्रस्टिंग, ये एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया में आते हैं। ये मेटाक्रोमेट से हो सकते हैं और इसकी रिस्क बच्चों में ज्यादा होती है, इसलिए छोटे बच्चों में एमसीपी मत देना। भाभी सीएचओ याद रख लो इस बात को। और मेल में इसको लंबे टाइम तक देने से गायनिकोमेस्टिया, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट, और फीमेल में क्या हो सकता है? गैलेक्टोरिया। ये गेस्ट्रोकाइनेटिक में एमसीपी था, मेटाक्रोमेट था। इसके अलावा इससे थोड़ा सा गेस्ट्रोकाइनेटिक में एक सेफ दवा है जिसका नाम आपको बता देता हूं, डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन ये 10 से 30 mg यूज होती है और इसका क्या क्या आता है? सिरप आता है, ड्रॉप आता है और टेबलेट भी आता है, सब आते हैं डोमपेरिडोन के। और ये कम खतरनाक होती है किसके मुकाबले? एमसीपी के मुकाबले। और ये भी आपका किसके रूप में काम में आ सकती है? ये भी एंटी इमेटिक के तौर पे काम में आ सकती है। ये कहां पर काम में आ सकती है? GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में डोमपेरिडोन भी काम में आ सकती है। किसकी जगह? एमसीपी की जगह। एमसीपी से डोमपेरिडोन कम खतरनाक इसलिए ये बीबीआर को कम क्रॉस करती है, बीबीआर को थोड़ा कम क्रॉस करती है कौन? डोमपेरिडोन, इसलिए ब्रेन से रिलेटेड समस्याएं से नहीं होती है। अब आज की लास्ट एंटीमेटिक की अगर अपन कैटेगरी की बात करें तो जो लास्ट कैटेगरी है अगर वो मैं आपको बोलूं तो वो है आपकी न्यूरोलेप्टिक। कौन सा लेप्टिक? न्यूरोलेप्टिक। ये न्यूरोलेप्टिक क्या होते हैं? ये पोटेंट D2 ब्लॉकर होते हैं, पोटेंट D2 ब्लॉकर, शक्तिशाली D2 ब्लॉकर होते हैं बेटा, ये पोटेंट D2 ब्लॉकर होते हैं। और इसका एक ही एग्जांपल है प्रोक्लोपरेजिन, प्रोक्लोपरेजिन, प्रोक्लोपरेजिन। याद रख लीजिएगा, स्टेमेटिल, बाजार का नाम स्टेमेटिल। इसकी टेबलेट आती है या इंजेक्शन आता है? बोलो दोनों आते हैं, टेबलेट भी आती है और इंजेक्शन भी आता है प्रोक्लोपरेजिन का। और इसका एक ही यूज याद रखिएगा, वर्टिगो प्लस वोमिटिंग, वर्टिगो प्लस वोमिटिंग। अगर किसी को चक्कर प्लस उल्टी दोनों है, वहां पर ये शानदार दवाई है, उल्टी प्लस चक्कर। ऐसा कोई चक्कर नहीं जिसकी वजह से उल्टी आए, ध्यान रखना, उस चक्कर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। सामान्य चक्कर और उल्टी अलग से है, चक्कर की वजह से उल्टी नहीं, कि आपने कोई चक्कर चलाया फिर उल्टी आए, उस उल्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सामान्य मैं किसकी बात कर रहा हूं? चक्कर प्लस उल्टी की बात कर रहा हूं। चक्कर प्लस उल्टी की ये बेहतरीन दवा है। कौन साहब? आपका न्यूरोलेप्टिक में प्रोक्लोपरेजिन, स्टेमेटिल। टेबलेट है या इंजेक्शन है या दोनों है? बिल्कुल दोनों है। तो उल्टी प्लस चक्कर की शानदार दवा हो गई प्रोक्लोपरेजिन, बिल्कुल याद रखना है, उल्टी प्लस चक्कर की शानदार दवा होगी प्रोक्लोपरेजिन। रिस्क ऑफ ईपीडी है, रिस्क ऑफ ईपीडी है, एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंसेस की रिस्क है, खासकर मसल डिस्टोनिया की। किसकी? मसल डिस्टोनिया की, मसल डिस्टोनिया की इससे भी रिस्क है, मसल डिस्टोनिया की इससे भी रिस्क है। अब फटाफट फटाफट हर कैटेगरी का मुझे एक एक विशेषता बता दीजिए ताकि आपकी एंटीमेटिक समाप्त हो सके। एंटीमेटिक की अगर मैं बात करूं तो एंटीकोलिनर्जिक हायोसिन दवा है और मोशन सिकनेस याद रखना है। क्या याद रखना है? मोशन सिकनेस। किसकी? हायोसिन की। दूसरी कैटेगरी है H1 ब्लॉकर। H1 ब्लॉकर सेफ दवाइयों की श्रेणी में आती है, इसलिए इसे लंबे टाइम तक दिया जा सकता है। इसमें कई सारे उदाहरण है, उसमें पहला उदाहरण है प्रोमिथाजिन, जो मोशन सिकनेस में बहुत पसंद की जाती है, सेडेटिव इफेक्ट है। H1 ब्लॉकर का दूसरा उदाहरण है सिनारिजिन, जो एंटी वर्टिगो प्लस मोशन सिकनेस में काम आती है। करने का मतलब वर्टाइगो की बहुत अच्छी दवा है, मतलब चक्कर वक्कर आ रहे हो तो वहां बहुत अच्छी ये भी काम करती है। उसके बाद मैक्लिजिन, साइक्लिजिन, ये सी सिकनेस में काम आती है। समंदर में जाने के बाद अगर आपको उल्टी वगैरह आती है, चक्कर वगैरह आते हैं तो वहां बहुत अच्छी काम करती है। ये लेस सेडेटिव होती है। इसकी खास बात क्या होती है? इससे नींद कम आती है। अगर नींद ज्यादा देने वाली दे दी तो समंदर में जहाज में आप बैठे हो और जहाज के किनारे पे आप गए समंदर का नजारा लेने और उधर ही गिर गए, तो ऐसी दवा आप दे नहीं सकते थे। लेस सेडेटिव इसलिए पसंद करते हैं। डॉक्सिलामाइन पैराडॉक्सिन प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस में काम में आती है। तो ये H1 ब्लॉकर्स थे। उसके बाद 5-HT3 एंटागोनिस्ट ऑन्डेनसेट्रोन आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट दवा है उल्टी की। एमसेट के नाम से, जोफर के नाम से इसका इंजेक्शन आता है, टेबलेट भी आती है, ड्रॉप भी आती है, सिरप भी आता है। और कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग में चॉइस है ये। आप सब जानते हो सेफ्ट्रैक्सोन या कोई सा भी एंटीबायोटिक आप लगाते हो जहां उल्टी का आपको लगता है, वहां पर पहले ऑन्डेनसेट्रोन नाम का 5-HT3 एंटागोनिस्ट आप लगाते हैं ताकि उसके दौरान उल्टी ना आए।
आप सबको पता है ये 5T3 एंटागोनिस्ट होता है, आप सब जानते हैं। अगली कैटेगरी गैस्ट्रोकाइनेटिक, जो पेट को तेजी से खाली करने वाली दवाइयां हैं। ये उल्टी को शांत नहीं करती है, पेट को भी खाली करती है। पेट तेजी से खाली होने की वजह से उल्टी आने की वैसे संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये दवाइयां दो तरह से काम करती है, एक तो दिमाग से उल्टी का आदेश नहीं आने देती, दूसरा आदेश आ भी जाए तो पेट से खाना सरक कर इंटेस्टाइन की ओर चला जाता है, तो उस आदेश का कोई मतलब नहीं रहेगा। कहने का मतलब उल्टी का आदेश भी नहीं आने देती, उस उल्टी के आदेश के परिणाम स्वरूप उल्टी भी नहीं आने देती, क्योंकि स्टोमक ही खाली रहेगा बेटा। जब आपका पेट तेजी से खाली हो जाएगा, कहने का मतलब स्टोमक से चीजें कहां तेजी की ओर जाएगी, इंटेस्टाइन की ओर। अब इंटेस्टाइन में चीजें जाने के बाद सुल्टी ही आएगी बेटा, उल्टी कभी नहीं आएगी। और सुल्टी क्या होती है आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो स्टोमक से ही फूड कंटेंट वोमिटिंग के सारे बाहर आ सकते हैं, इंटेस्टाइन से नहीं आ सकते। तो स्टोमक से तेजी से चीजों को इंटेस्टाइन की ओर पहुंचाता है गैस्ट्रोकाइनेटिक, और आपके ब्रेन से भी वोमिटिंग के आदेश को बंद करता है। एमसीपी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। टेबलेट इंजेक्शन सब कुछ आता है इसका, 10 mg इसकी डोज है। D2 5T3 और 5T4 सब पे काम करता है, तेजी से पेट को खाली करता है, एंटीमेटिक है, वोमिटिंग को सप्रेस कर रहा है, तेजी से पेट खाली कर रहा है तो एब्डोमेन डिस्टेंशन आफरा गैस में काम में आता है। और गड और हाई कप में भी इसका यूज है, बहुत अच्छी दवा है। मेल को देने पर गायनेकोमेस्टिया होता है, फीमेल को देने पर गैलेक्टोरिया हो सकता है। 10 साल से छोटे बच्चों में ईपीडी का रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए वहां नहीं देते हैं। एक्यूट मस्कुलर डिस्टेनिया होने की संभावना ईपीडी के रूप में इससे बनी रहती है। ये एमसीपी की बहुत अच्छी जानकारी थी। उसके बाद डोम्पेरिडोन एमसीपी का एक सब्स्टिट्यूट है जो बीबीआर को कम क्रॉस करता है। सिरप, ड्रॉप, टेबलेट सब आते हैं। 10 से 30 mg इसका डोज है। आप सब जानते हैं पेंटाप्रोजोल के साथ डोम्पेरिडोन खूब चलता है। एंटीमेटिक और गर्ड के इलाज के लिए काम में लिया जाता है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसको बार बार डकारे आती है, डकारे के साथ साथ एसिड ऊपर आता है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। उसके बाद आप सबको पता है न्यूरोलेप्टिक लास्ट कैटेगरी, ये पोटेंट D2 ब्लॉकर होते हैं, ये प्रोक्लोपरेजिन होते हैं, ये क्लोरप्रोमाजिन के भाई हैं, एंटीसाइकोटिक्स के भाई हैं, और ये इतने तगड़े D2 ब्लॉकर हैं, इनसे ईपीडी की रिस्क ज्यादा होती है, मसल डिस्टोनिया कर सकते हैं। इनका एक ही यूज बनता है, वर्टिगो प्लस वोमिटिंग, चक्कर प्लस उल्टी में ये काम में आते हैं। तो आज की क्लास आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। लास्ट में मैंने रिवाइज कराने का भी प्रयास किया, एमसीक्यू जो बनते थे वो मैंने उसी दौरान डिस्कस किए, जहां जहां पर जो जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारा डिस्कशन मैंने किया। तो अब आगे भी यही दौर चलता रहेगा। अभी जीआईटी ड्रग्स बची हुई है, इन्हीं जीआईटी ड्रग्स के अंदर अपन और भी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। पेप्टिक अल्सर ड्रग्स को देखेंगे, कॉन्स्टिपेशन की दवाइयां देखेंगे, डायरिया की दवाइयां देखेंगे, और यहाँ पर आप एंजाइम्स भी देख सकते हैं। तो ये पहले जीआईटी खत्म करेंगे, फिर रेस्पिरेटरी ड्रग्स पे आएंगे अपन। उसके बाद आगे जैसे जैसे कारवा बढ़ेगा डायरेटिक्स ले लेंगे, फिर शॉक की दवाइयां ले लेंगे। मतलब जैसे जैसे चीजें आती जाएगी हम सीएचओ में काम में आने वाली जितनी भी बेनिफिशियल दवाइयां हैं सब आपकी एक एक करके सब कवर करेंगे। मेरा उद्देश्य बेटा आपको एग्जाम पास करवाना ही नहीं है, एग्जाम पास करने के बाद आप अपनी लाइफ में भी पास हो, ये मेरा टारगेट है। आप बेहतरीन ढंग से वहां पर काम कर पाए, अपने आप को डिलीवर कर पाए, आप शान बने। आप एक्टिवली हमसे नहीं जुड़ पाए तो क्या हुआ, पैसिवली तो जुड़े हैं। आप सीधे संवाद नहीं करे तो क्या हुआ, आप अप्रत्यक्ष रूप से तो संवाद कर रहे हैं, हम टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से तो जुड़े हुए हैं। तो बेटा जैसे भी जुड़े हैं हम अपने विचार आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप अपना काम बहुत परफेक्ट ढंग से कर पाएं और सम्मान के साथ दुनिया को बता पाएं। अगर सही काबिलियत वाले व्यक्ति को सही काम दिया जाए तो बेटा वहां पर फिर पद मायने नहीं रखता, हम भी उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे ढंग से निभा सकते हैं। आई होप मैं आपको बहुत कुछ डिलीवर करने का कोशिश किया हूं और आपको समझाने का प्रयास किया हूं। मेरा उद्देश्य केवल एग्जाम नहीं है, मेरा उद्देश्य एग्जाम के बाद आने वाली लड़ाई है, क्योंकि सीट पाना जितना मुश्किल है उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल उस पे सम्मान के साथ बैठे रहना है। तो आप सम्मान के साथ हमारे बच्चे वहां बैठे रहें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते रहें, यही आशा और उम्मीद के साथ मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, समय समय पर आता रहूंगा। आज के लिए मेरे पास इतना ही था। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। आपसे उम्मीद करता हूं आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा और आगे भी मैं आपसे मिलता रहूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
मम्मी, पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर पे चलें क्या? अरे क्या ये बात बात पे डॉक्टर, हो जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, शादी के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। यार ये शादी के बाद कौन सा वरदान मिलता है कि जिंदगी अपेरेंटली नॉर्मल हो जाती है। अब शादी से पहले मम्मी ने चेकअप होने नहीं दिया, शादी के बाद आपके पीरियड्स रेगुलर हुए नहीं, और सास आपकी पोते पोती का चेहरा देखने के लिए बेताब हुई जा रही है। फाइनली जब चेकअप कराया तो पता चला कि पीसीओडी है। कोई बड़ी बात नहीं है, सबको होता है, सिस्ट ही तो है, अरे भैया आता जाता रहता है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसे पीसीओएस भी कहते हैं, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉली यानी बहुत सारी, सिस यानी गांठें, यानी ऐसी बीमारी जिसमें आपकी ओवरीज के अंदर बहुत सारी सिस्ट बन जाती हैं। अब जिस चीज़ के आगे डिजीज या सिंड्रोम लग जाए वो छोटी बात तो नहीं होती है ना। तो चलिए आज इसे भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। पीसीओडी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें महिला के शरीर में पुरुषों वाले हार्मोन ज्यादा बनने लगते हैं। इसके चलते पीरियड्स रेगुलर नहीं होते। ऐसा भी हो सकता है कि महीनों तक पीरियड्स हो ही ना। इस वजह से ओव्यूलेशन भी ठीक से नहीं होता। यानी पीसीओडी से गुजर रही महिला के लिए कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शरीर में मेल हार्मोन्स के बढ़ जाने की वजह से